हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और उसमें एक्सेलेरेशन लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, तो वो उसके मोशन को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। मीन्स उसके स्पीड को वो बढ़ाएगा या स्पीड को घटाएगा। जब स्पीड को बढ़ा रहा था तो हम लोग बोल रहे थे स्पीडिंग अप, जब स्पीड को घटा रहा था तो हम लोग बोल रहे थे स्पीडिंग डाउन। और ये कब कंडीशन हो रहा था? जब हम लोग देख रहे थे कि जब मोशन के डायरेक्शन में अगर एक्सेलेरेशन लग रहा है या एक्सेलेरेशन लग रहा होता है तो उसके स्पीड को बढ़ा रहा होता है। अगर मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में लग रहा होता है तो उसके स्पीड को घटा रहा होता है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर एक्सेलेरेशन लग रहा होता है तो उसके वेलोसिटी को या उसके स्पीड को हमेशा बढ़ाता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट में कोई एक्सेलेरेशन लग रहा होगा तो उसके स्पीड को वो क्या करेगा? घटाएगा। तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, जो एक्सीलेशन का हमने केस देखा था, जो कांस्टेंट एक्सीलेशन का केस देखा था, तो ये तो हमने इसके हिसाब से हमने मोशन को डिस्क्राइब कर दिया, मोशन के एक पैरामीटर को डिस्क्राइब किया, वेलोसिटी। ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे कि अगर सपोज मान लो कि एक्सीलेशन कांस्टेंट है तो और भी पैरामीटर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रहा होता है तो अपने पोजीशन को भी चेंज कर रहा होता है, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। और ये जो भी फार्मूला होता है मोशन को, जो भी फार्मूला मोशन को पढ़ने के लिए होता है वो हम फार्मूला कैसे सेटअप करेंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के वाले केस के लिए। तो हमने पढ़ा था जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि एक्सेलेरेशन का कुछ वैल्यू दे रखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके। अब हमको पता है कि एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट है या फिर एक्सेलेरेशन वेरिएबल होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है। यहाँ पे केस जो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि उसके वेलोसिटी को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी बॉडी जो है अगर उसमें कोई भी एक्सेलरेशन है तो उसके स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाएगा। उसके स्पीड को बढ़ाएगा, जो कि हमने देखा है अभी। और स्पीड को क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो किसके डायरेक्शन में लग रहा है? तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है कि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही लग रहा है। यानी t1 जब मोशन मेरा स्टार्ट हुआ, जब t1 टाइम पे देख रहे हैं, अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और उसमें एक्सेलेरेशन हमने लगा दिया u के डायरेक्शन में ही, तो उसका किसी t2 टाइम में, जो t2 टाइम उसका t टाइम होगा, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा कुछ चेंज हो जाएगा या कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है? तो ये एक्सेलेरेशन बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? तो एक्सेलेरेशन बढ़ा है। कैसे बढ़ रहा है ये डिफाइन करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये एक्सेलेरेशन का इफेक्ट क्या हो रहा है वेलोसिटी पे। ठीक है। तो एक्सेलेरेशन हमको पता है कि एक्सेलेरेशन जो होता है, अब इफेक्ट देखना है तो हमको डिफरेंशियल लेवल में जाना पड़ेगा। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? dv/dt होता है। तो हमने सिंपली क्या किया है, एक्सेलेरेशन को यहाँ पे एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट और एक्सेलेरेशन कितना होता है तो dv/dt, तो एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू dv/dt लिख दिया। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, यानी एक्सेलेरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। तो हमने बताया था dv/dt इक्वल्स टू a है, तो हमने क्या किया, तो dv इक्वल्स टू dt को हमने a के पास भेज दिया। तो ये कितना हो गया, तो dv इक्वल्स टू हो गया a dt। ओके। अब यहाँ पे जो देखो कि t1 टर्म, अब ये अब हम लोग जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन होता है। और इंटीग्रेशन क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स होता है या इनफाइनाइट टर्म्स होता है किसी दो पॉइंट के बीच में। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बेसिक मैथमेटिक्स मेरे चैनल पर चले जाइए। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी इसको कवर कर रखा है। ओके। तो यहाँ पे देखिएगा कि t1 इक्वल्स टू 0 पे, यानी इनिशियल टाइम पे, तो टाइम कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है? तो इनिशियल से लेके कोई फाइनल टाइम तक। ठीक है। तो जीरो, इनिशियल टाइम 0 है, कोई फाइनल टाइम t है, तो हमको इंटीग्रेट भी उसी में करना होगा। तो इनिशियल 0 टाइम में, फाइनल टाइम में। तो इनिशियल 0 टाइम में जो बॉडी है उसका वेलोसिटी कितना है? u है। तो हमने वहीं लिख दिया कि इनिशियल 0 टाइम में बॉडी है, क्योंकि dv है तो ये क्या आएगा? वेलोसिटी देगा। तो इनिशियल टाइम 0 में बॉडी का वेलोसिटी जो है वो u है, और किसी फाइनल टाइम t में ऊपर वाले पे उस बॉडी का वेलोसिटी कितना हो जा रहा है? v। तो इसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा? इसका ऊपर। तो इसको नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जो ऑलरेडी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस करके रखा हुआ है। ठीक है। अब हमको पता है कि dv का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में, यानी dv का इंटीग्रेशन जो होता है वो v होता है और dt का इंटीग्रेशन t होता है। अब क्योंकि a जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, जो कि पहले ही मान लिया, तो a को हम इस इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं। और dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? t होता है। अब इसमें हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, इसका लिमिट पुट करना पड़ेगा, तो 0 to t और u to v।
तो जब लिमिट जब पुट करेंगे तो हमको पता होता है कि कोई भी इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है उसमें पहले अपर लिमिट लगाता है, उसके बाद लोअर लिमिट लगाता है। अब अपर लिमिट तो भी की जगह पे भी रखोगे तो भी हो जाएगा माइनस यू की जगह पे, भी की जगह पे लोअर लिमिट रखोगे यू, तो भी माइनस यू हो गया इसका इंटीग्रेशन विद इन लिमिट। और इसका टाइम के जगह पहले टी रखोगे तो टी हो जाएगा, और फिर नीचे रखोगे जीरो तो टी माइनस जीरो तो टी हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन इसमें क्या हो जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी यानी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो भी मोशन के पैरामीटर को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए जो रिलेशन हमको लिखना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट रिलेशन मेरा इसमें है। तो ये किस में है, तो टाइम, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में इसका रिलेशन है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब थोड़ा सा माइनॉरिटी में अगर देखी कि अगर सपोज मान लो कि पार्टिकल का मोशन यहाँ से नहीं हो गया, अगर सपोज यहाँ से ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता, सपोज मान लो कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट होता, तो और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है POR है, POR मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस जहाँ पे x इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। अब जहाँ से ये मोशन मतलब जहाँ से क्लॉक स्टार्ट हुआ है वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसको यूज, क्योंकि अगर रियलिस्टिक कंडीशन लेंगे तो मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा किसी टाइम में, अगर जहाँ पे क्लॉक स्टार्ट किया होगा स्टॉप हुआ जहाँ से स्टार्ट किया होगा वहाँ पे उसका वेलोसिटी कुछ u होगा, जो इसका इनिशियल स्पीड पहले वाले केस में था। अभी हम मान रहे हैं कि ये इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस था यानी ऑरिजिन था, मान लो ऐसा सिंपल हम समझ सकते हैं। तो ऑरिजिन से ये वाला ये जो ऑब्जेक्ट था कितना दूर था, सपोज मान लो कि x0 दूर था। अब जो मोशन स्टार्ट हुआ वो यहाँ से, मतलब स्टार्ट तो हुआ होगा पहले, लेकिन जो मोशन काउंट हो रहा है टाइम के साथ वो यहाँ से मोशन काउंट हो रहा है, यानी इसका इनिशियल स्पीड यही हम लोग देख रहे थे जो कि इस केस में था। यानी जब क्लॉक स्टार्ट की है t=0 पे तो इनिशियल मोशन इसका या इनिशियल स्पीड कितना था, u था। तो ये कितना दूर पे था, तो ये ओरिजिनल यानी ओरिजिन से x0 दूर पे था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि t टाइम में ये कुछ चला होगा, यानी ये भी कुछ चला होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ चला होगा, समझ में आ रही बात। तो अब हमको देखना है कि ये मेरा पार्टिकल का पॉइंट कितना है, यहाँ पे कुछ चला होगा, यहाँ पे x नहीं मानते हैं, कुछ मान लेते हैं s मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक कुछ चला होगा, सपोज s है। तो अगर हम इनिशियल पॉइंट से देखें तो ये कितना चला है, तो इनिशियल पॉइंट से कुछ x यूनिट चला होगा, ठीक है। तो कौन से टाइम में, तो ये t टाइम में, 0 से लेके t टाइम में ये x चला है, ठीक है। और जो इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 0 से t टाइम में जो s है वो है। अब हमको क्या करना है, हमको यही निकालना है कि ये s जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना किया, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हमको पैरामीटर मिल चुका है v=u + at, जहाँ u जो है वो इसका इनिशियल स्पीड था जो कि कांस्टेंट था। तो यहाँ पे अगर देखिए तो u, अब इसको सेकंड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो u इस कंडीशन में यहाँ पे u जो मेरा दे रखा है, u यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है क्योंकि दे रखा है वैल्यू, इस u को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन v जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। अब हमको मान लिया कि जैसे कि हम पहले वाले सिचुएशन में लिखे हैं कि ये मेरा क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो था मेरा वो s था, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो है वो कितना है, x है, ठीक है। ओके, अब t टाइम में ही ये s डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, इसी को हमको निकालना है। तो हमने एक फार्मूला यहाँ पे देख लिया, तो यहाँ पे u भी क्या है कांस्टेंट है और a भी मेरा कांस्टेंट है। तो वैरी क्या कर रहा है, टाइम करेगा, क्योंकि क्लॉक चल रहा है, तो ये भी मेरा कांस्टेंट हो गया और ये तो मेरा कांस्टेंट ऑलरेडी दे रखा है। ओके, तो अब v को हम लोग क्या लिखते हैं, हमने पहले देखा था जब v वेरिएबल होता है, जाहिर सी बात है टाइम के चेंज करेगा तो फाइनल वेलोसिटी से चेंज करेगा, तो v वेरिएबल है। तो v वेरिएबल है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो dx/dt लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन यानी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v को dx/dt लिख दिया। अब हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि हमको पोजीशन को फाइंड करना है या डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, तो dt को हमने इधर कर दिया। तो जब dt को इधर करेंगे तो इसको ब्रैकेट इस तरह लिख देंगे और dt को उधर कर देंगे। एक हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है, तो आप ऐसा लिख या बता सकते हो, जैसे इसके बाद हम ये यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमने dx को हम कैसे लिख सकते हैं, तो u + at इंटू dt लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमको पता होता है इंटीग्रेशन का जो सम अलजेब्रिक सम होता है ना वो एक्सपेंडेबल होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये u के साथ dt का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा ऐसे, प्लस at dt भी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिंपली, जो ऑपरेटर है इंटीग्रेशन का। तो अभी ये कहाँ से कहाँ तक, अब हमको चेक करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ पे u भी कांस्टेंट है, तो u हम बाहर निकाल देंगे, अंदर फंस जाएगा dt,
और यहाँ पे ए भी कांस्टेंट है, तो ए बाहर निकल जाएगा, अंदर फंस जाएगा टी डी टी। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, जो डी एक्स डी टी है ना, तो डी टी को इधर करके और डायरेक्ट अलग अलग सेपरेट कर दिया है। तो आई होप यहाँ से आप अगर एक स्टेप लिखना चाहोगे तो ये वाला स्टेप लिख सकते हो, उसके बाद तो सेम ही स्टेप है, ठीक। अब ये जो मोशन हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो टी इक्वल्स टू जीरो से। तो टी इक्वल्स टू जीरो से अगर देखेंगे तो पार्टिकल कितना दूर था अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो ये मेरा एक्स ओरिजिन जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कितना दूर था, तो एक्स नॉट दूर था। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो चलिए, जब टाइम को जीरो लेंगे तब मेरा पोजीशन जो होगा वो एक्स नॉट हो जाएगा, और जब टाइम को टी लेंगे तो पोजीशन मेरा कितना हो गया, इनिशियल से एक्स हो गया। तो वहीं हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया, ठीक है। और ये जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो अभी हम लोग देखेंगे, ओके। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्योंकि u कांस्टेंट था, u बाहर निकाल दिया, a कांस्टेंट था, a बाहर निकाल दिया, और ये x का dx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, या dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x ही होता है, तो x लिख दिया, ठीक है। और ये x नॉट नहीं x है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे समय के साथ, ओके। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें क्या किया, अपर लिमिट डाल दिया माइनस लोअर लिमिट डाल दिया, ओके। अब u dt का इंटीग्रेशन t होगा, तो t में भी क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालना पड़ेगा। तो पहले अपर लिमिट डाल दिया t माइनस जीरो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही इसका जो इंटीग्रेशन होता है t का, t के रिस्पेक्ट में या dt के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है टी स्क्वायर बाई टू। तो टी स्क्वायर बाई टू लिख दिया और लोअर लिमिट यहाँ पे डाल दिया, अपर लिमिट डाल दिया। अब इसके अगले केस में हम लोग क्या करेंगे, x माइनस एक्स नॉट हो गया और ये t माइनस जीरो टी हो गया, तो यू टी हो गया, ये हो गया 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर निकाल दिया, a के साथ रहेगा। और ये इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे तो t की जगह पे डालेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी बचेगा इसमें टी स्क्वायर, यानी ये बन गया x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो डेल एक्स है ना, तो इसी डेल एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो डेल एक्स है ना, ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने यहाँ पे एस करके दिखा रखा है। ये एस जो है ना, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वही मेरा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। अगर इसके पोजीशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहिए आपको, तो आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है कि x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। या फिर आप x माइनस एक्स नॉट को क्या डेल एक्स लिखो, या फिर s लिखो, तो इसको आप s भी लिख सकते हैं। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ जो कि इस टी टाइम में पार्टिकल ने कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड मोशन हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या है, सेकेंड मोशन, ओके। अब हम लोग इसमें बात करेंगे थर्ड मोशन, थर्ड इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, हमने क्या हो गया, कैलकुलस से इसको प्रूफ कर दिया। अब हम देखेंगे कि अब पार्टिकल जब पोजीशन चेंज कर रहा है तो यहाँ पे टाइम था। अगर सपोज हमको टाइम को स्किप करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है हमको, अगर दो पॉइंट के बीच में हमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखा होगा और कितना पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है वो हमको बता रखा होगा, तो उसको डिफाइन करेंगे कैसे। जैसे मान लो कि हमको सिर्फ इतना पता है कि पार्टिकल ए पे जब था उसका इनिशियल वेलोसिटी u था, और जब पार्टिकल b पे था उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी v था, और उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है s। तो अब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में कैसे हम लोग एक सेटअप करेंगे रिलेशन, वो हम लोग देखेंगे। तो हमको पता है कि a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है। अब क्योंकि डी टी को हमको क्या करना है, हटा देना है, तो डी टी को हटाना है क्योंकि हमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के टर्म में लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको पोजीशन के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो डी वी बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं खुद से, और फिर डी एक्स को मैनेज करने के लिए डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम लोग क्या, अब डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, तो डी एक्स बाई डी टी होता है वेलोसिटी। तो ये भी एक यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी अगर जब भी आपको एक्सीलरेशन को पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर आपको लिखना होगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं लिखना होगा, पोजीशन और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, v डी वी बाई डी एक्स, यानी डी वी बाई डी एक्स में हम लोग ने आसानी से लिख दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो, तो a को डी एक्स को a के पास लिख देंगे, तो ये a कांस्टेंट है, तो यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो a डी एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, v डी वी हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करिए। अब यहाँ पे बताइए कि जब इनिशियल वेलोसिटी मेरा u था, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था इनिशियली,
पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कितना था, यहाँ पे देखिए जब इनिशियल वेलोसिटी मेरा u था तो पार्टिकल अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस से x यूनिट पर डिस्प्लेस था। जब इनिशियल वेलोसिटी मान लिया v हो रहा है तो पार्टिकल अपने पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो कैपिटल X, तो उसी को हमको यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पे जब इनिशियल वेलोसिटी जब u था तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस से x0 था। जब फाइनल वेलोसिटी मेरा v हो गया तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस से x हो गया। अब x का इंटीग्रेशन होता है x, और इसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट रखेंगे या फाइनल माइनस इनिशियल रखेंगे, और v के रिस्पेक्ट में कितना होता है इंटीग्रेशन, तो b²/2। अभी ये जो लिमिट है इसमें पुट कर देंगे तो ये मेरा कितना हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा ax - x0 इक्वल्स टू b। इसको हमने एक पॉइंट और इधर स्किप करके रखा हुआ है, इसको मैं फिर से इसको यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा ax - x0 इक्वल्स टू 1/2 को कॉमन ले लिया और v² - u², ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो अब इसको आप काम करोगे तो ये आ जाएगा v² - u² इक्वल्स टू 2ax - x0, ठीक है। तो यही हमने लिखा हुआ है, ये जो आया है यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये मेरा क्या है, थर्ड इक्वेशन है। आप x - x0 की जगह पे आप डायरेक्ट sp रख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट जो हमने यहाँ पे लिखा है। देखो x यहाँ पे x - x0 जो है वो क्या है, s ही है, डिस्प्लेसमेंट ही है a और b के बीच में। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने क्या किया है, तीनों इक्वेशन को इस्टेब्लिश करा। एक इक्वेशन को इस्टेब्लिश किया, फर्स्ट इक्वेशन a = dv/dt। सेकेंड इक्वेशन को कैसे इस्टेब्लिश किया है, तो b = u + at जो आया था उसी को फर्दर हमने डिस्प्लेसमेंट v को dx/dt लिख के किया। थर्ड वाले इक्वेशन को क्या किया, तो एक्सेलेरेशन dv/dt होता है, उसको हमने पोजीशन के टर्म में लिख दिया a v dv/dx, फिर से उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरा कैलकुलस मेथड था। अभी हमको सेम इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। तो आइए हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझ रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड से समझने के लिए हमको क्या पता है, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम को हमने ग्राफ ले लिया है और इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो दे रखा है कि जब टाइम मेरा जीरो था, क्योंकि ये टाइम और वेलोसिटी का एक्सिस है, तो टाइम जब जीरो होगा तो जीरो पे होगा, ओरिजिन पे होगा। तो टाइम जब जीरो था, यानी जब अभी क्लॉक हमने स्टार्ट नहीं किया, उस समय पार्ट जो बॉडी है उसका स्पीड v0 था, ठीक है। जैसे कि इस केस में हमने माना हुआ है, यहाँ पे जो टाइम मेरा जब क्लॉक स्टार्ट होगा यहाँ पे, उस समय इसका स्पीड कितना u माना हुआ है। तो हम मान रहे हैं कि इसका स्पीड u या फिर v0 है। और जब टाइम t हो गया उस समय वेलोसिटी कितना हो गया, तो v हो गया कुछ भी, ठीक है। तो उसी पे हम लोग बेस करके इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो चलिए, तो यहाँ पे इनिशियल टाइम में v0 स्पीड हो गया, ये पार्टिकल का इनिशियल स्पीड है। और किसी टाइम t पे, जब किसी टाइम t पे ये पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। देखो ये पार्टिकल का वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर vt में लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा tv और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0v0। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोऑर्डिनेट में दिक्कत हो रहा है तो फिर से आप बेसिक मैथमेटिक्स को आप रेफर कर सकते हो चैनल पे, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब बताइए, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक v0 स्पीड है, यानी ये OA का जो वैल्यू है v है, तो यानी CD का वैल्यू भी v हो जाएगा या v0 हो जाएगा। और मेरा टोटल BD, यानी ये D है, सॉरी DC का वैल्यू भी v0 हो जाएगा। और DB का वैल्यू कितना है, v है। तो अगर हम BC का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल v माइनस नीचे वाला घटाना पड़ेगा, तो ये v माइनस v0 होगा। और ये टोटल टाइम कितना हो गया, t0 हो गया। तो सपोज मान लो कि ये AB लाइन जो बना हुआ है, अगर वो थीटा एंगल है तो tan थीटा इसमें क्या हो सकता है, tan थीटा हो सकता है BC डिवाइडेड बाई AC। तो BC कितना हो गया, तो BC v माइनस v0 हो गया और AC कितना है, t हो गया। तो tan थीटा यहाँ पे क्या निकल के आया, तो v माइनस v0 बाई t। और v माइनस v0 क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, जो कि क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हम ऑलरेडी पहले भी जानते हैं कि कोई भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन देता है, यानी ये एक एवरेज एक्सेलरेशन को दे रहा है। तो यहाँ भी जो tan थीटा है वो क्या दे रहा है, एक एवरेज एक्सेलरेशन को दे रहा है। तो इस ग्राफ से तो मेरा tan थीटा क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा। अब इसको पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो लिखा हुआ है, v जो है इसका फाइनल स्पीड है या फाइनल वेलोसिटी है किसी भी टाइम t पे, v0 है इसका इनिशियल स्पीड है, ठीक है, जीरो टाइम पे जब क्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी
उसी पॉइंट पर अगर क्लॉक स्टार्ट की है। और यहाँ पे ए जो है उसका एक्सेलेरेशन है कांस्टेंट है, टी है जो टाइम टेकन है, जहाँ पे वेलोसिटी मेरा यू वी नॉट से क्या हो चुका है, तो वी हो चुका है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन तो हम ऑलरेडी हमको इस वी टी ग्राफ से ही पता चल रहा है, ठीक है। tan थीटा निकाल देंगे, स्लोप निकल जाएगा, एक्सेलेरेशन पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमको वेलोसिटी अगर वी नॉट से वी हुआ है तो पार्टिकल तो मोशन में था, यानी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो अगर इसी ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट क्या होता है, ये जो मेरा ग्राफ जो है ना, जितना एरिया कंटेन करता है वही एरिया मेरा क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट को देगा। तो इसको मैं दिखा देता हूँ ऐसे, जो एरिया ये है मेरा, वही एरिया मेरा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये टोटल एरिया, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी ये एरिया को निकालेंगे कैसे, तो ये अगर एरिया को देखेंगे ना, तो ये देखो एरिया, ये एक ट्रेपेजियम है, या फिर एक हम रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में भी इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ठीक है। ओ ए बी डी का एरिया जब निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, या तो इस रेक्टेंगल का एरिया जोड़ देंगे, किससे, ट्रायंगल का एरिया से, तो मेरा एरिया निकल जाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें काम करेंगे तो मेरा क्या आएगा, देखिए, तो एरिया इनक्लोज बाई ए बी इन टाइम टी, तो ए बी यानी ए से पार्टिकल ए वेलोसिटी से यू वी नॉट वेलोसिटी से वी वेलोसिटी पे गया है ना, तो उसमें ए टू बी गया होगा। तो ए टू बी में जब गया है टी टाइम में, तो एरिया जब निकालेंगे एरिया इनक्लोज, तो कितना हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल और एरिया ऑफ ओ ए सी डी रेक्टेंगल। तो ओ ए सी डी रेक्टेंगल हो गया और ए बी सी ट्रायंगल हो गया। तो ए बी सी का देखो हाइट कितना है, भी माइनस भी नॉट, ठीक है। और टाइम और बेस कितना है, हाइट है भी माइनस भी नॉट और बेस है टी, और इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया टी और हाइट हो गया भी नॉट, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1/2 ये किसका है, एरिया लिख रहे हैं हम लोग ट्रायंगल का, 1/2 इसका बेस टाइम था और हाइट कितना था, तो भी माइनस भी नॉट, ये हो गया। उसके बाद क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे प्लस होगा, और प्लस में कितना हो गया, तो टी इंटू वी नॉट, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है, तो ए इंटू बी होता है, यानी साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे, तो इसमें लेंथ क्या था, टी, और ब्रेथ क्या था, या हाइट कितना था, वी नॉट, ओके। तो इसको जब हम लोग अच्छे से करेंगे तो ये कितना हो गया, 1/2 टी भी माइनस भी नॉट, भी माइनस भी नॉट में क्या किया, ऊपर नीचे टी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी नॉट टी हो गया, ठीक है। तो अब बताइए कि भी माइनस बी नॉट बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो इसके जगह पर हम ए डाल सकते हैं, ठीक है। अब टी एक इधर है और एक इधर है, तो टी में टी मल्टीप्लाई होगा तो 1/8t² हो गया, और ऊपर से भी नॉट था ही पहले। तो इसको जब सजा देंगे तो कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा भी नॉट प्लस हाफ AT², जो कि मेरा सेकेंड इक्वेशन था, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफिकल वैल्यू से क्या हो गया, तो सेकंड रिलेशन क्या प्रूफ आ गया, समझ में आ रही बात। फर्स्ट रिलेशन का प्रूफ क्या होगा, एक्सेलेरेशन से आ जाएगा, यहाँ पे जो हमने दिखाया है फर्स्ट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू भी माइनस भी नॉट, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा इधर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ग्राफिकल प्रूफ एक्सेलेरेशन का हो गया, ग्राफिकल प्रूफ हो गया सेकेंड इक्वेशन का भी, फर्स्ट इक्वेशन का भी हो गया, सेकेंड इक्वेशन का भी हो गया। अब थर्ड इक्वेशन निकालेंगे, तो थर्ड इक्वेशन भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से, क्योंकि एरिया थर्ड इक्वेशन में भी एरिया से ही हम लोग रीअरेंज करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि ये मेरा इक्वेशन लिखाया है, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। तो ये 1/2 टी वी माइनस भी नॉट था, तो 1/2 टी वी या 1/2 भी नॉट भी माइनस भी नॉट टी लिख दिया, और ये था टी इंटू वी नॉट, ओके। अब हमको पता, जब इसको हम लोग क्या एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होता है, 1/2 वी टी माइनस 1/2 वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी। अब इसको फर्दर करेंगे तो ये माइनस हाफ है, ये प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 वी टी हो जाएगा, इसमें प्लस 1/2 वी नॉट हो जाएगा, क्योंकि एक में से आधा घट रहेगा तो आधा ही बचेगा पॉजिटिव के साथ, तो वो आधा लिख दिया। अब इसको 1/2 टाइम अगर कॉमन लेंगे तो 1/2 वी प्लस वी नॉट बाई टी हो जाएगा। अब ये जो आया है वो क्या आया है, तो ये आया है x, तो x इक्वल टू कितना हो गया, तो 1 यानी v प्लस भी नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या है t है। अब हमको पता होता है कि जो स्पीड या डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, तो एवरेज स्पीड इंटू टाइम होता है, या एवरेज स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, या एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो अगर उस कंडीशन में हम इसको कोरिलेट करने का कोशिश करें, तो जैसे यहाँ पे है कि x इक्वल टू 1/2 v प्लस भी नॉट इंटू टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं,
तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो v नॉट प्लस b बाई 2। और ये कब होगा, तो सिर्फ एक ही कंडीशन में, क्योंकि एक्सेलेरेशन का काम आया है तो एक्सेलेरेशन कैसा था, कांस्टेंट। यानी अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का केस है तो उस केस में आप एक और रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक और रिलेशन को कोरिलेट करा सकते हैं, जो होता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v नॉट प्लस b डिवाइडेड बाई 2। अगर ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के कारण टी टाइम में अगर कोई वेलोसिटी v नॉट से भी हो गया है तो उसका एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो v नॉट प्लस b डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए हो, जब एक्सेलेरेशन मेरा कांस्टेंट है तब। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ये मेरा आंसर गलत, मतलब सही नहीं होगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड इक्वेशन के बारे में। तो थर्ड इक्वेशन में तो हमने देखा है कि ग्राफ का एरिया तो यहीं निकला है। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि एवरेज वेलोसिटी हमने इसी से निकाला, तो एवरेज वेलोसिटी यानी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम यानी v नॉट प्लस b बाई 2 इंटू टी। अब ये जो आया है तो इसको अब t जो है एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू कितना, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई एक्सेलेरेशन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो होता है वो v माइनस v नॉट बाई टी होता है ना, तो t की जगह पर a को इधर कर दें, t को इधर कर देंगे, तो t इक्वल्स टू कितना होगा, v माइनस v नॉट बाई a हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि वहीं t का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है v और a के टर्म में, तो यहाँ पे डाल दिया। अब इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म में हो गया, b माइनस बी नॉट और b प्लस बी नॉट हो गया। तो v नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी नॉट स्क्वायर हो गया, 2a हो गया इक्वल्स टू x हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो थर्ड इक्वेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप ये आपको ग्राफिकल प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। हमने पहले कैलकुलस से प्रूफ किया, उसके बाद हमने ग्राफिकल भी इसका प्रूफ कर दिया। ओके, तो हमने अभी तक जो पढ़ा, जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के केस में हमने जो फार्मूला पढ़ा उसी को हमने एक समराइज़ कर दिया है, ठीक है। अब जो हमने समराइज़ किया वो ऐसे है कि अगर इनिशियली बॉडी जो होगा x नॉट पे होगा, यानी अपने रेफरेंस पॉइंट से कुछ दूर पे होगा, ठीक है, अपने रेफरेंस पॉइंट से, तब इक्वेशन मेरा जो होगा वेलोसिटी का इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन में b इक्वल्स टू बी नॉट प्लस ए टी हो गया, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू कितना होगा, बी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू बी नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। और ये जो हो गया x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम, जितना टाइम में वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो ये मेरे 4 रिलेशन है। चारों रिलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चारों रिलेशन किसके लिए डिफाइंड है, ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए ही डिफाइंड है। ओके, चलिए अब हम लोग एक मोशन को एनालाइज करते हैं इस फार्मूले का यूज़ करके, जो फार्मूला हमने अभी पढ़ा है। जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल हमने लिया, बोला कि एक बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका एक्सेलेरेशन दे रखा है। जाहिर सी बात है, एक्सेलेरेशन बिना एक्सेलेरेशन दिए तो स्टार्ट होता भी नहीं, तो एक्सेलेरेशन दे रखा है, उसको जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो बताना है कि एनालाइज द मोशन पैरामीटर। तो मोशन पैरामीटर क्या क्या है उसको एनालाइज किया। तो हमको पता है कि मोशन पैरामीटर जो होता है, जिससे मोशन डिफाइन होता है, वो कौन कौन सा होते हैं, तो ये होते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये होते हैं वेलोसिटी, और ये होते हैं एक्सेलेरेशन, और चौथा जो होगा वो टाइम है, जो कि फिक्स्ड होता है या कांस्टेंट है, ठीक है। ये चेंज नहीं कर सकता है, मतलब ये चेंज इन द फैक्ट ये हमेशा बढ़ेगा ही। ओके, और ये तीनों का रिलेशन हमको क्या करता है, तो फाइंड करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्योंकि ए को भी कांस्टेंट कर दिया है और टाइम चलेगा, और ए के अनुसार हमको एस को डिस्क्राइब करना है और वेलोसिटी को डिस्क्राइब करना है। टाइम तो हमको पता है, टाइम 1 2 3 ऐसा करके चलता है, ठीक है। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने जो इक्वेशन फाइंड किया है यहाँ पे, इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग देखेंगे। तो अब सपोज मान लो कि एक सिचुएशन लेते हैं कि जहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको फुलफिल करे, ठीक। तो मान लिया कि कोई बॉडी है, इनिशियली रेस्ट में था, ये जो यू दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ये रेस्ट में है, ओके। और t इक्वल्स टू 0 से क्लॉक स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे ही क्लॉक स्टार्ट हो रहा है तो इसमें एक्सेलेरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, क्योंकि एक्सेलेरेशन दे रखा है, तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब इसको एनालाइज करना है, तो क्या होगा, ड्यू टू दिस एक्सेलेरेशन इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस पॉइंट पे मान लो कि कुछ v1 वेलोसिटी होगा, इस पे कुछ v2 वेलोसिटी होगा, इस पे कुछ v3 वेलोसिटी होगा। मान लो कि ये v1 वेलोसिटी होगा, यहाँ पे v2 वेलोसिटी होगा, और यहाँ पे
v3 वेलोसिटी होगा। अब जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं, तो जान सकते हैं। तो इस दोनों पैरामीटर को क्या करना है, हमको एनालाइज करना है। तो इसको एनालाइज कैसे करें, तो दोनों का फॉर्मूले को यूज़ करके एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो कितना है, तो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन क्या बोलता है, जो कि हमने पहले सीखा हुआ है कि हर एक यूनिट सेकेंड में वो वेलोसिटी को कितना से बढ़ाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड दिया है, तो हर एक सेकंड में जो बॉडी का मोशन है या बॉडी का वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगा इस केस में। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो जैसे हमने एक टेबल बना दिया है और एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, या टाइम इंटरवल ले लिया है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन लिख दिया b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लिख दिया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा है। ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है वो अभी हम लोग समय के साथ अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है ईच 1 सेकेंड इंटरवल है, यानी हर एक 1 सेकेंड इंटरवल के लिए हम इसमें काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो पूरे, यानी कहाँ से कहाँ तक टाइम है उस टाइम के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इन टाइम होगा और ये डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि जो ये मोशन है, मोशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये वाला सिचुएशन है, क्लॉक भी स्टार्ट हो चुका है और इसमें एक्सेलरेशन लगना भी इस वाले सिचुएशन में स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो टाइम क्लॉक स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट 1 सेकेंड में देखते हैं। अब ये जो टाइम इंटरवल होगा हम हमेशा क्या करेंगे, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल नहीं देखेंगे, और 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कैसे चेंज हो रहा है। तो चलिए, तो इनिशियल टाइम मेरा 0 हो गया क्योंकि क्लॉक स्टार्ट किया, और 0 से 1 सेकेंड में, यानी फाइनल टाइम मेरा क्या हो गया, 1 सेकेंड। तो अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ की फाइनल वेलोसिटी होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन होता है। तो अगर यहाँ पे हमको क्या है तो फाइंड करना है, तो हमको t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी फाइंड करना है, क्योंकि इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पे तो वेलोसिटी 0 है मेरा, ऑलरेडी हमने जीरो नहीं है, यहाँ पे v0 माना है शायद, सॉरी 0 माना है, तो 0 है तो 0 हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ मतलब 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड में v1 हो गया, 0 सेकेंड में क्या है v0 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 है जो कि हमने ऑलरेडी दे रखा है। अब 0 से लेकर 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल कितना हो गया, 1 हो गया, तो वहीं हमने वहाँ पे इंटू 1, डॉट का मतलब इंटू है यहाँ पे या मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो 0 लिख दिया, और 2 एक्सेलरेशन था तो 2 लिख दिया, और इंटू 1, 2 इंटू 1 2 होता है। यानी जैसे ही पार्टिकल 1 सेकेंड पे पहुँचेगा, जैसे ही पार्टिकल ये 1 सेकेंड पे पहुँचेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, उसका वेलोसिटी होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए, तो पार्टिकल तो मोशन स्टार्ट कर दिया, यानी डिस्प्लेस भी कर रहा, तो इस 1 सेकेंड में देखेंगे पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, ठीक है, क्योंकि 0 पे ये u जो वी आई होता है वो इनिशियल टाइम पे होता है, इनिशियल टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी, तो 0 था। टाइम इंटरवल कितना लेना है, तो 0 से लेके 1 तक, यानी टाइम इंटरवल 1 हो गया, तो 0 इंटू 1 हो गया, प्लस 1/2, तो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 2 दे रखा है, और टाइम तो 1 यूनिट सेकंड का इंटरवल ले रहा है, तो 1 स्क्वायर, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 मीटर। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जैसा ही 1 सेकेंड का क्लॉक स्टार्ट मतलब हुआ है, तो उस समय पार्टिकल का स्पीड या कोई भी बॉडी का स्पीड जो हो गया है वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया है, और बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो कितना किया है, तो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दिया है। अब अगर 1 सेकेंड में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन 1 था, टाइम 1 था, तो ये 1 मीटर था, यानी ये भी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा। अब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ये दो डिस्प्लेसमेंट, सेम ही डिस्प्लेसमेंट को दो जगह लिखने का क्या मतलब है, ये अभी आपको ये ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब चलिए, फर्स्ट यूनिट सेकंड का ऑब्जर्वेशन हो गया, सेकंड यूनिट सेकंड देख रहे हैं। तो सेकंड यूनिट सेकंड कैसे स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट सेकंड से लेकर सेकंड सेकंड तक, यानी 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच का जो इंटरवल हुआ 1 सेकंड का, उसमें हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें फाइनल स्पीड देखेंगे या फाइनल वेलोसिटी देखेंगे दूसरे सेकंड पे, तो v2 इक्वल टू कितना होगा, तो v1 प्लस 80, जाहिर सी बात है, तो v1 के जगह पे कितना होगा, अब v1 पे यानी 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आया है वो कितना आया, 2 आया है, तो अब इसमें हम पुट करेंगे 2, यानी v1 की जगह पे 2, और 2 ए जो 2 है वो ए की जगह पे है, और टाइम इंटरवल अभी भी 1 से 2 ही ले रहा है, यानी टाइम इंटरवल अभी भी 1 सेकेंड का ही है, तो कितना हो गया, तो v1 की जगह पे 2 रख दिया, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 2 + 2 इक्वल टू 4 हो गया। देखो, यानी पहले 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये बोला भी था, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक 1 सेकेंड में जितना स्पीड चेंज कर दे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 है, तो ये हमेशा 1 सेकेंड में क्या करेगा, हर एक 1 सेकेंड में 2 मीटर से
2 मीटर पर सेकंड से इसका स्पीड चेंज करेगा या बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड था, बाद के 1 सेकंड में कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 2 से ये इंक्रीज करा दिया, ठीक है। फिर इसमें तुम देखोगे तो फिर से 2 से इंक्रीज करा देगा 6 हो जाएगा, फिर से 2 से इंक्रीज करा देगा 8 मीटर पर सेकंड हो गया। अभी हम देखेंगे, तो पहले चलो डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट इस 1 से 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हमको ढूंढना है। तो 1 से 2 सेकंड के लिए तो यूटी जब लिखोगे तो यू 1 वाले सेकंड का लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका यूटी ये है, यू इनिशियल वेलोसिटी ये है, 0 नहीं है, ठीक है। क्योंकि 1 से 2 में देख रहे हैं तो इनिशियल टाइम क्या हो गया 1 से 2 में, तो इनिशियल टाइम इज़ 1 और फाइनल टाइम इज़ 2 इस वाले केस के लिए, 1 से 2 वाले ड्यूरेशन के लिए। तो v1t प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो v1 कितना है, तो v1 इज़ 2 मीटर, तो 2 लिख दिए इंटू टाइम, तो टाइम इंटरवल अभी भी 1 से 2 में 1 सेकंड ही है, तो 1 लिख दिया। 1/2 AT स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन तो ये कांस्टेंट है 2 और 1 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 मीटर। अब देखिए, तो पहले कितना पार्टिकल कि था 1 मीटर पे था, अब पार्टिकल कहाँ पे चला गया, तो अब पार्टिकल 3 मीटर चला है, यानी पहले 1 सेकंड में 1 मीटर चला है, दूसरे 1 सेकंड में पार्टिकल 3 मीटर चला है। यानी अब देखो पार्टिकल क्या हो गया, ये अनइक्वल चल रहा है, यानी पहले का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वल टाइम में 1 सेकंड में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो देखो इक्वल टाइम 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है। इस पहले वाला 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, सेकंड वाला 1 सेकंड में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। यानी ये कैसा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म का केस हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखा है वो कहाँ से कहाँ लिखा है, तो अब इनिशियल टाइम से देखना है। तो इनिशियल टाइम कितना था जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो मोशन स्टार्ट हुआ है 0 से, और कितने टाइम में देख रहे हैं, तो दूसरे टाइम में, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम ये जो डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ 1 से 2 के लिए, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकेंड में, तो इसको बोलते हैं इन टाइम का मतलब इन 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड के लिए इनिशियल टाइम 0, तो इनिशियल टाइम में कितना वैल्यू था वेलोसिटी 0, तो 0 इंटू टी 0 हो गया, 1/2 एक्सेलरेशन इंटू टाइम, तो टाइम कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल इनिशियली से कितने पॉइंट पे होगा, तो चौथे पॉइंट पे होगा, यानी 4 मीटर के पॉइंट पे होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कितना कर रहा था 3 मीटर। फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आगे 2 से लेकर 3 वाले सेकंड में देख रहे हैं, यानी टाइम इंटरवल अभी भी या टाइम गैप अभी भी 1 सेकंड का ही है। तो अगर 3 सेकंड में वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड इक्वल टू वेलोसिटी एट 2 सेकंड, क्योंकि 2 इसका इनिशियल पॉइंट है इस वाले सेक्टर के लिए ओनली। तो v2 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू, आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये कितना हो गया, तो 6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो देखिए हर एक यूनिट सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से ही क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और यही एक्सेलेरेशन ही बोलता है। तो ड्यू टू दिस एक्सेलेरेशन के कारण ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, हर एक यूनिट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से ही इंक्रीज कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या होगा, तो ये 2 सेकंड का लेना पड़ेगा, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया 4 मीटर, तो 4 इंटू इंटरवल कितना हो गया 1 टाइम इंटरवल 1/2 AT स्क्वायर एक्सेलरेशन एच, तो अब इसमें देखें तो 5 मीटर आएगा। तो इसमें फिर क्या हुआ, तो इस यूनिट 1 सेकंड में यानी 2 से लेकर 3 वाले टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ फिर से बढ़ गया, पहले 3 था 5 मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें टोटल 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो 9 मीटर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ये सारा एनालिजेशन हो रहा है किसका, तो पर्टिकुलर टाइम में इसके वेलोसिटी का भी एनालाइजेशन हो रहा है, डिस्क्रिप्शन हो रहा है, और पर्टिकुलर 1 इंटरवल में 1 सेकंड के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है जो कि नॉन यूनिफॉर्मिटी को दिखा रहा है, और ये टोटल टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वैसे ही हमने 3 to 4 में भी करा है। तो ये सारे एनालाइजेशन करने का मतलब ये है कि हर एक यूनिट सेकंड में ये क्या दिखा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्मिटी के केस दिखा रहा है, और ये नॉन यूनिफॉर्मिटी भी कैसे चेंज हो रहा है, तो जितना एक्सेलरेशन है ना वैसा ही है, यानी जो भी चेंज होना है वो डिस्प्लेसमेंट में भी हमेशा वो जो एक्सेलरेशन है उतना ही से चेंज कर रहा है। तो पहले 1 सेकेंड में जो 1 मीटर चला है, फिर दूसरे 1 सेकेंड में वो 3 मीटर चलेगा, यानी कितना से इंक्रीज कराया, तो 2 मीटर से, फिर से अगले 1 सेकंड में वो 5 मीटर ज़्यादा चलेगा, यानी कितना से इंक्रीज कराया, फिर से 2 मीटर से इंक्रीज कराया, और फिर ऐसे करते करते ये पर्टिकुलर 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, हमेशा ध्यान देना है। अगर टोटल टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ऐसे निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, तो 4 - 1 is 3, फिर 9 - 4 is 5, ऐसे कर करके ये चलेगा, ठीक है। तो इसमें ये है 0 से लेके एक पर्टिकुलर टाइम में डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एनालाइजेशन यहाँ तक कर लिए, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
ओके, इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो nth टाइम का मतलब समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से रिलेटिव मोशन पे चलेंगे। उसके बाद मेरा फर्स्ट मतलब ये जो चैप्टर है मोशन इन 1 डायमेंशन वो ख़त्म हो जाएगा, और थोड़ा सा ग्राफ भी देखेंगे। उसके बाद मोशन इन 2 डायमेंशन देखेंगे। उसके पहले हम लोग वेक्टर देखेंगे, उसके बाद मोशन इन 2 डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।